एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में सहायक है पोर्टल विकल्प। यूपी टीईटी का रिजल्ट 25 के बाद शिक्षक भर्ती, जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती प्रक्रिया महीनों से लटकी। परिषदीय स्कूलों में फेल नहीं होंगे छात्र। शिक्षक की बाइक से रुपयों का झोला गायब, पुलिस में दी तहरीर। पुरानी पेंशन को लेकर प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। शिक्षा का भगवाकरण करने में गलत क्या है, उपराष्ट्रपति। लिखा हुआ कोई कागज मिला तो परीक्षा से बाहर हो जाएंगे वंचित, होगी सख्त कार्रवाई। 31 मार्च से पहले हर हाल में पूरा करें यह 5 काम, वरना होगी बड़ी परेशानी। फटाफट चेक करें यह लिस्ट। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ऐप यूट्यूब चैनल पर। परिषदीय स्कूल भले ही खुल गए हों, लेकिन अब भी शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों पर ऑनलाइन कंटेंट का उपयोग करने का दबाव जारी है। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अब शैक्षिक पोर्टल विकल्प में पंजीकरण कराएं। इसे प्रदेश का पहला मुक्त शैक्षिक संसाधन पोर्टल ठहराया गया है। इसमें वीडियो कंटेंट समेत अन्य माध्यमों को शामिल किया गया है। शिक्षा निदेशक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को विकल्प पोर्टल में पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। इस पोर्टल को बेसिक शिक्षा विभाग ने HCL फाउंडेशन के सहयोग से बनाया है। जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन शिक्षकों और बच्चों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। विकल्प पोर्टल 5E इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबरेट एंड इवेलुएट पर आधारित है। इसे शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के उपयोग के लिए बनाया गया है। प्रश्न बैंक, क्विज आदि दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक इसमें अपना वीडियो समेत अन्य कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। कंटेंट का उपयोग व डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है। BSA अतुल कुमार सिंह ने बताया कि विकल्प पोर्टल पर पंजीकरण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावकों का पंजीकरण कराया जाना है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTT 2021 का परिणाम 25 मार्च के बाद किसी भी दिन जारी हो सकता है। परीक्षा पिछली सरकार के कार्यकाल में आयोजित की गई थी, लेकिन परिणाम जारी करने में देर हो गई। अब यूपी में नई सरकार के गठन का इंतजार किया जा रहा है। सरकार के गठन के साथ ही परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म होगा। 25 मार्च को नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद नया मंत्रिमंडल बन जाए और यह प्रक्रिया पूरी होते ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी को से रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अब तक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की है। तकरीबन 18 लाख परीक्षार्थियों को परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी का इंतजार है। शिक्षक भर्ती, जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती प्रक्रिया महीनों से लटकी। प्रदेश सरकार ने जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती प्रक्रिया महीनों से अटकी पड़ी है। अक्टूबर में परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। कई बार अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार के गठन के बाद अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की उम्मीद है। अगर भर्ती प्रक्रिया जल्द आगे नहीं बढ़ती है तो अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। सूबे के जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के लगभग 1500 पद और प्रधानाध्यापक के 300 पदों के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से अक्टूबर महीने में परीक्षा कराई गई। 15 नवंबर को परीक्षा परिणाम जारी किया गया। सहायक अध्यापक परीक्षा में लगभग 45,000 और प्रधानाध्यापक के लिए 1700 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया। परिणाम जारी होने के बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। इससे परेशान अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का चक्कर लगाने लगे। अभ्यर्थी ज्ञानबेन सिंह का कहना है कि जब भर्ती के संबंध में शिक्षा निदेशालय पहुंचे तो वहां से बताया गया कि अभी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से परिणाम ही नहीं भेजा गया, जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से अभ्यर्थियों को बताया गया कि परिणाम निदेशालय को भेज दिया गया है। जनवरी में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर क्रमिक अनशन शुरू किया, लेकिन इसी दौरान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि नई सरकार के गठन के बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और शिक्षा निदेशालय पर आंदोलन को बाध्य होंगे। वाराणसी परिषदीय स्कूलों में 2 साल बाद कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा कराई जाएगी। खास यह है कि इस साल की परीक्षा में किसी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को परिषद ने संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षा तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, मगर पूरे प्रदेश में 22 मार्च से कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं बोर्ड की तर्ज पर एक साथ होंगी। बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश के अनुसार सभी बच्चों की कक्षोन्नति की जाएगी। कम अंक लाने वाले बच्चों के लिए अगली कक्षा में विशेष कक्षाएं आयोजित होंगी। शुक्रवार को पूरे प्रदेश के लिए एक साथ परीक्षा कराने के लिए टाइम टेबल जारी किया गया है। BSA राकेश सिंह ने बताया कि तय कार्यक्रम में आंशिक संशोधन है। अंक पत्र तैयार करने की तिथि पूर्व की तरह 30 मार्च और परिणाम की घोषणा की तिथि 31 मार्च ही है। परीक्षा भी 22 से 26 मार्च तक होगी। वार्षिक परीक्षा 50 अंकों की होगी। शिक्षक की बाइक से रुपयों का झोला गायब, पुलिस में दी तहरीर। औरैया जिला अस्पताल के सामने शिक्षक की बाइक से रुपयों भरा झोला गायब हो गया। शिक्षक ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
सदर कोतवाली पुलिस की तहरीर देकर पीड़ित शिक्षक योगेंद्र सिंह निवासी मोहल्ला बनारसी दास ने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय बढ़ापुरा में शिक्षक हैं। बुधवार दोपहर उन्होंने कानपुर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 50,000 रुपये निकाले और एक झोले में रख लिए। झोला बाइक पर आगे टांग लिया और 50 सैया जिला अस्पताल के सामने स्थित एक मेडिकल स्टोर पर रोककर वह दवा खरीदने लगे। लौट कर आए तो झोला गायब था। इधर उधर खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। नई दिल्ली पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एम्स नर्सेज यूनियन ने प्रधानमंत्री को लिखा है पत्र। यूनियन अध्यक्ष हरीश कुमार काजरा द्वारा लिखे पत्र के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से बढ़ रही है। सरकारी कर्मचारी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन भविष्य को लेकर चिंतित है। एनपीएस से मिलने वाला बकाया 4.4% से घट गया है, जिसका कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा का भगवाकरण करने में गलत क्या है? उपराष्ट्रपति हरिद्वार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मातृभाषा को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज के साथ ही न्यायपालिका में भी मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय चिंतन में शिक्षा और शिक्षण का विशेष महत्व था, लेकिन सदियों की गुलामी में इसे भुला दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आरोप लगाए जाते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण हो गया है, तो भगवा में गलत क्या है? उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम की है, समय आ गया है इस पर विमर्श किया जाए। कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य ही है शिक्षा का भारतीयकरण। अच्छी और सच्ची शिक्षा के विस्तार से लोकतंत्र मजबूत होगा। उत्तराखंड में शनिवार को उपराष्ट्रपति ने हरिद्वार स्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिकन्सिलिएशन का उद्घाटन किया। इसके बाद शांति कुंज की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह केंद्र दक्षिण एशियाई देशों के बीच राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर क्षेत्रीय स्थिरता और सकारात्मक व्यवहार के लिए पहल करेगा। लिखा हुआ कोई कागज मिला तो परीक्षा से हो जाएंगे वंचित, होगी सख्त कार्रवाई। चिट पकड़े जाने पर 1 साल होगा बर्बाद, नहीं दे पाएंगे परीक्षा। सादात माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी परीक्षार्थी के पास कोई भी लिखा हुआ कागज चिट मिलने पर उसे दंड का भागी बनना पड़ेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने इसका इस्तेमाल किया हो या नहीं। चिट का इस्तेमाल नहीं करने वाले को 1 साल और इस्तेमाल करने वाले परीक्षार्थी को 2 साल के लिए परीक्षा से वंचित किया जाएगा। नकल करने के आरोप में पकड़े गए परीक्षार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 1998 लागू कर दिया। इसके अनुसार नकल करते हुए पकड़े गए परीक्षार्थियों का परीक्षा फल रोक दिया जाएगा। परिषद की तरफ से गठित निस्तारण समिति का निर्णय आने के बाद ही परीक्षाफल जारी किया जाएगा। परीक्षा भवन में परीक्षार्थी को पुस्तक, मोबाइल, कैलकुलेटर, डायरी ले जाने पर रोक है। स्केल और इप से भी कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। अगर परीक्षार्थी इन सामग्रियों के माध्यम से अनुचित साधन का प्रयोग करने का प्रयास करता है तो वह इस परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। अगर परीक्षार्थी एक दूसरे को किसी प्रकार का लिखा हुआ कागज देते उंगलीते पकड़े जाते हैं तब भी उन्हें परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी केवल कलम, पेंसिल, ड्राइंग, ज्यामिति उपकरण ही रख सकता है। परीक्षा कक्ष में नकल के आरोप में पकड़े गए परीक्षार्थी के संबंध में निस्तारण समिति को निर्णय लेने में कक्ष निरीक्षक की उपलब्ध कराई गई आख्या महत्वपूर्ण होती है। स्टोकेशन के लिए कक्ष निरीक्षक की आख्या लेना आवश्यक है। 31 मार्च से पहले हर हाल में पूरा करें यहाँ 5 काम, वरना होगी बड़ी परेशानी। फटाफट से करें यहाँ काम। फाइनेंशियल डेडलाइन मार्च का महीना आधा बीत चुका है। अब इस महीने में केवल 12 दिन रह गए हैं। इसी के साथ कारोबारी साल 2021-22 खत्म हो जाएगा। बता दें कि 31 मार्च न सिर्फ वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन होता है बल्कि कई वित्तीय कामों की डेडलाइन होती है। अगर इन वित्तीय कामों को समय पर पूरा नहीं किया जाता है तो अगले वित्त वर्ष में समस्या हो सकती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ जरूरी कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप 31 मार्च 2022 तक या उससे पहले निपटा लें। आधार पैन लिंकिंग डेडलाइन। आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले आधार और पैन को लिंक करा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो पैन नंबर अवैध हो जाएगा। ई फाइलिंग वेबसाइट या UIDPAN को 567678 या 56161 पर भेजकर आप दोनों को लिंक कर सकते हैं। वहीं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL और UTI ITSL के पैन सेवा केंद्रों के जरिए भी इसको ऑफलाइन लिंक किया जा सकता है। विलंबित या संशोधित ITR। कोविड-19 को देखते हुए वित्त वर्ष 2021 के लिए ITR दाखिल करने की लास्ट डेट कई बार बढ़ाई गई। आयकर विभाग ने अंतिम बार इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की थी। हालांकि अगर आप उस समय तक ITR फाइल नहीं कर सके तो 31 मार्च 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन विलंबित IT रिटर्न दाखिल करते समय टैक्स पेयर्स को अतिरिक्त करों के साथ जुर्माना भी देना होगा। बैंक खाता KYC पूरा करने की अंतिम तिथि। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने KYC को पूरा करने की समय सीमा को 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी। RBI ने वित्तीय संस्थानों को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक KYC अपडेट करने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी। KYC के तहत ग्राहकों से उसकी पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है। इसके साथ ही हालिया फोटोग्राफ और अन्य जानकारी भी मांगी जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स सेविंग अभ्यास। यदि आपने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है तो आपने 31 मार्च 2022 तक अपना टैक्स बचत अभ्यास पूरा कर लिया है। इसे सुनिश्चित कर लें। इसका मतलब यह होगा कि
टैक्स पेयर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने सभी सेक्शन के तहत उपलब्ध डिडक्शन का लाभ उठाया है। नियम के मुताबिक आमतौर पर उपलब्ध कटौती में धारा 86 में 1.5 लाख रुपए तक एनपीएस योगदान के लिए धारा 86C(d)(1)(b) के तहत 50,000 रुपये टैक्स लाभ, चिकित्सा बीमा प्रीमियम आदि पर 50,000 रुपये टैक्स लाभ शामिल है। डाकघर में है खाता तो कर लें काम। अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई में खाता है और आपने चालू वित्त वर्ष में इसके लिए खातों में कोई पैसा जमा नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2022 तक न्यूनतम जरूरी रकम डाल लें, वरना इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ध्यान दें कि वित्त वर्ष 2021-22 से कोई व्यक्ति पुरानी या मौजूदा टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुन सकता है और मौजूदा कर छूट और कटौती का लाभ उठा सकता है। भले ही आप नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, फिर भी यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपने खाते को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम योगदान जमा कर दिया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।